बैसाखी के सहारे बीजेपी पिछले 20 साल से बिहार में चुनावी मैराथन का दौड़ तो लगा रही है, लेकिन उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली है। अब इसी तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनूप नारायण सिंह हैं। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ कारण है, कैसे देख रहे हैं कि पिछले 20 साल से बैसाखी के सहारे बीजेपी बिहार में है। देखिए, सवाल आपका काफी मौजूद है वर्तमान संदर्भ में, जब बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव होना है। अब सीधे सीधे 20 साल की आपने चर्चा की, तो सीधे 2005 में चलते हैं। नीतीश कुमार एनडीए के नेता, बीजेपी घटक दल, और ऐसे में बीजेपी के अंदर का जो नेतृत्व, आमतौर पर बीजेपी जो है, इसका पूरा इतिहास देख लीजिए कि जिन प्रदेशों में बीजेपी गठबंधन की राजनीति शुरू करती है, अगले 10 वर्षों के अंदर बीजेपी अपने अंदर से नेतृत्व पैदा कर लेती है। कई सारे राज्य हैं जहां बीजेपी ने शुरुआत की। उत्तर प्रदेश में देखिए, बहुजन समाज पार्टी के साथ सरकार बनी, उसके बाद पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई। महाराष्ट्र इसका एक बड़ा उदाहरण है। शिवसेना के सहारे लोगों के दिमाग में बैठा हुआ था कि शिवसेना के छाया से बीजेपी बाहर नहीं निकल सकती है। लेकिन जैसे ही हम बिहार में आते हैं तो आपका सवाल कहीं ना कहीं सही लगता है कि बीजेपी ने पिछले 20 वर्षों के अंदर अपने संगठन से कोई एक बड़ा चेहरा नहीं तैयार किया जिस चेहरे को आगे करके बीजेपी चुनाव लड़ सके। आपने यूपी की बात किया, आपने महाराष्ट्र की बात की, वहां सहारा जरूर लिया गया, लेकिन चेहरे योगी जी भी थे। वहां देख लीजिए देवेंद्र फडणवीस थे। आप मध्य प्रदेश चले जाइए तो वहां शिवराज सिंह चौहान बड़े चेहरे थे। लेकिन बिहार में ऐसा चेहरा क्यों नहीं पनप के सामने आ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि बिहार में नहीं आया। श्रद्धेय स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी का नाम काफी श्रद्धा से लिया जाता है बिहार की राजनीति में, चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो। तो बीजेपी में एक बड़ा चेहरा सुशील मोदी रहे। सुशील मोदी डिप्टी सीएम बने, सुशील मोदी नेता प्रतिपक्ष बने। तो सुशील मोदी को लेकर ये बातें थी कि बीजेपी अगर खुद के दम पर बिहार के सत्ता में आएगी तो सुशील कुमार मोदी जो हैं बिहार के सीएम बनेंगे। लेकिन नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार बनी, सुशील मोदी उसमें डिप्टी सीएम बने। फिर 2010 में सुशील मोदी डिप्टी सीएम बने। लेकिन तीसरे कार्यकाल में सुशील मोदी को किनारे किया गया जब मोदी युग की शुरुआत हो रही थी। उसके बाद सुशील मोदी जो हैं उनको राज्यसभा भेजा गया। खबर आई कि उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाएगा। सुशील मोदी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बने। तो भाजपा में एक बड़ा चेहरा जो था वो समीकरण के हिसाब से सुशील मोदी बन रहे थे। लेकिन अगर आप 20 वर्षों की चर्चा कर रहे हैं और अभी का जो वर्तमान दौर है बीजेपी का, उसमें सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम है। इसके पहले जो सरकार थी 2020 में जब गठबंधन की सरकार बनी थी और बीच में नीतीश जी कुछ दिनों के लिए महागठबंधन के साथ चले गए थे, तो 2 चेहरों पर और चर्चा होगी। रेणु देवी देखिए अति पिछड़ा का चेहरा, तारकिशोर प्रसाद देखिए बड़ा चेहरा। लेकिन अगर किसी ने सवाल पूछ दिया, आप भी पत्रकार हैं, कि तारकिशोर प्रसाद कहां है, न बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, न मंत्रिमंडल में जगह है, न दूर दूर तक कोई संभावना नजर आ रही है। ऐसा ही एक और बीजेपी में नाम है, जो नाम है प्रेम कुमार का। प्रेम कुमार गया से आते हैं और बिहार विधानसभा में लगातार चुनाव जीतने का एक बड़ा रिकॉर्ड भी प्रेम कुमार के नाम है। तो जब नीतीश कुमार 2015 में अलग हटे और बीजेपी विपक्ष में गई तो प्रेम कुमार को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। 2020 में बीजेपी नीतीश कुमार की सरकार आई, प्रेम कुमार को कुछ नहीं बनाया गया। नंदकिशोर यादव किनारे कर दिए गए। देखिए नंदकिशोर यादव भी बड़े नेता, यादव अगर चेहरा बिहार में देखा जाए तो नंदकिशोर यादव। तो प्रेम कुमार अभी क्या है, मंत्री हैं। प्रेम कुमार अपनी राजनीतिक पारी की अंतिम पारी खेल रहे हैं। उम्र के बाद ऐसे भी राजनीति में बीजेपी में चर्चा है कि अब एक रिटायरमेंट का उम्र भी बीजेपी में तय होना चाहिए। लेकिन जो 20 वर्षों के अंदर बिहार में बीजेपी का चेहरा होना चाहिए, हम तमाम चेहरों की चर्चा भी आपके साथ कर लेते हैं। सम्राट चौधरी देखिए, सम्राट चौधरी पहले कहां थे, आरजेडी में थे, उसके बाद बीजेपी में आए, एमएलसी हैं। जिस इलाके से उनके पिता शकुनी चौधरी चुनाव जीतते थे, वहां से सम्राट चौधरी चुनाव नहीं जीते हैं। ये विधान परिषद के रास्ते आए और उनकी जो जाति है कुशवाहा है। बिहार में लौकुश का समीकरण है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले सम्राट चौधरी जो थे, उनको काफी अहम जिम्मेवारी थी बिहार में। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, डिप्टी सीएम थे। लेकिन कुशवाहा सीट की बात कर लेते हैं, काराकाट, जहां से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे थे। जी, आपने बड़े बड़े चेहरे का नाम लिए जो बिहार के बड़े बड़े नेता है, लेकिन क्या आपको लगता है इसमें से कोई एक चेहरा जो राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम बना पाया हो? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, हम बिहार में चुनाव है तो पहले बिहार की ही चर्चा कर लेते हैं। सम्राट चौधरी कुशवाहा हैं, थोड़े से आक्रामक तेवर के नेता समझे जाते हैं। उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। काराकाट में पार्टी चुनाव हार गई।
क्यों हार गई भाई? कि काराकाट में कुशवाहा वोटरों को पवन सिंह के तिलिस्म से जो सम्राट चौधरी हैं बाहर नहीं निकाल पाए। औरंगाबाद परंपरागत चित्तौड़गढ़, वहां से अभय कुशवाहा चुनाव जीत गए। अभय कुशवाहा जदयू में थे, फिर आरजेडी में गए, वहां भी कुशवाहा वोटरों को सम्राट चौधरी नहीं रोक पाए। आरा, जहां से आरके सिंह हारे, वहां भी कुशवाहा वोटर काफी निर्णायक भूमिका में है। अब देखिए, सम्राट चौधरी का कहीं ना कहीं प्रभाव नहीं पड़ा, इसीलिए भगवान सिंह कुशवाहा को खुश करने के लिए जदयू ने एमएलसी बना दिया। उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हारने के बाद राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। और दूसरे डिप्टी सीएम जो है विजय कुमार सिन्हा, देखिए वो भूमिहार जाति से आते हैं। और बिहार में एक बड़ा मिथक है कि बीजेपी के फाउंडर बिहार में कैलाशपति मिश्र जी भूमिहार जाति के। चंद्रमोहन राय बिहार में बने स्वास्थ्य मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, बड़ा चेहरा। देखिए ये जो नाम हम आपको बता रहे हैं, ये सब सीएम फेस उस टाइम में थे, लेकिन पार्टी का संगठन कमजोर था। लेकिन वर्तमान में जिस तरह से बीजेपी के अंदर भी कोई बड़ा चेहरा नहीं बन पाया, यही कारण है कि बीजेपी को 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इसी तरह के चेहरे पर चुनाव लड़ने की मजबूरी है। और जिस तरह से प्रचार हो रहा है, इसमें नीतीश कुमार चूंकि गठबंधन के नेता है, वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बीजेपी के चेहरे में आप कहीं भी देख लीजिए, सबसे बड़ा चेहरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। बिहार में जो कार्यक्रम लग रहे हैं उसमें बड़ा चेहरा अमित शाह का है। क्या इस बार का भी चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा? जाहिर सी बात है ना कि जब बैसाखी पर चलने की आदत हो जाएगी, तो ऐसे में जब आपको दौड़ने के लिए कहा जाएगा तो आपको तो आदत है बैसाखी पर चलने की। अब बिहार में जातीय जनगणना हो गई, सरकार उस समय जितने भी, देखिए जातीय जनगणना से कोई पार्टी बिहार में बच नहीं सकता है, तमाम दलों ने इसका समर्थन किया सदन में। जब जातीय जनगणना की बात थी, उस समय बिहार सरकार में मंत्री थे जनक राम, वो उस प्रतिनिधिमंडल में केंद्र तक गए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ। जातीय जनगणना हुई। अब जिन जातियों की तादाद घट गई, उन जातियों को लगता है कि भाई जनगणना में हेर फेर हुआ है। अब हेर फेर हुआ है कि सही है, ये एक अलग विषय है, लेकिन बिहार में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जातीय सर्वे जो है उसके आधार पर न टिकट बांटने वाली है, क्योंकि सभी पार्टियां जानती है कि अगर इस आधार पर टिकट बांट दिया तो हमारे उम्मीदवार फंस जाएंगे। ऐसे में बीजेपी के पास सबसे बड़ा जो दुविधा है वो है बड़े चेहरे को लेकर। लेकिन बीजेपी में कई सारे चेहरे की हम बात करें, गिरिराज सिंह देखिए एक बड़ा चेहरा है, केंद्र में मंत्री हैं गिरिराज सिंह। दूसरा चेहरा सैयद शाहनवाज हुसैन, कहाँ है, एकदम दरकिनार है। पिछली बार उनको बिहार में उद्योग मंत्री बनाया गया था, काफी बढ़िया काम कर रहे थे। देखिए विपक्षी भी कहते हैं कि शाहनवाज हुसैन ने एक माहौल बनाना शुरू किया था, तब तक तेजस्वी के साथ चले गए नीतीश कुमार। जब सरकार दोबारा बनी और शाहनवाज हुसैन काफी बढ़िया काम कर रहे थे, तो क्यों नहीं मंत्रिमंडल में लिया गया? कहीं नहीं है। देखिए शाहनवाज हुसैन कहाँ है। इसके बाद आरके सिंह की नाम की चर्चा थी, खुद चुनाव हार गए। आरके सिंह के भी सुर बदले हुए हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी पुराने कैडर के नेता, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री, उनको भी मंत्री नहीं बनाया गया। मोदी सरकार 1 के बाद वो अपना वजूद तलाश रहे हैं। हालांकि सारण से चुनाव जीत गए हैं, लेकिन वो अपना वजूद। राधा मोहन सिंह एक बड़ा राजपूत चेहरा, देखिए राधा मोहन सिंह कहाँ है? कहीं नहीं है। प्रदीप सिंह अति पिछड़ा से आते हैं। तो बीजेपी के पास सभी जातियों के नेता हैं। नंद किशोर यादव की भी चर्चा हम करें। कारण क्या है, कहाँ चूक हो जा रही है कि रुक जा रहे? सब इतने बड़े बड़े चेहरे हैं, लेकिन फिर भी कोई आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? अब सीधे सीधे हम बात करें कि बीजेपी में जो युवा चेहरा है, आपने एक नाम सुना होगा मनीष कश्यप का। लोकसभा चुनाव याद कीजिए, पवन सिंह को लोगों ने कहा क्या असर डालेगा भाई, नचनिया बजनिया है। खुद पवन सिंह 3 लाख वोट लाकर काराकाट से हार गए। इसका असर, चूंकि पहले फेज में औरंगाबाद में चुनाव था और खेला वहां हुआ था, और उसी खेला का बदला लेने के लिए बीजेपी के लोग ही पवन सिंह को काराकाट में सपोर्ट कर रहे थे। तो काराकाट और औरंगाबाद तो समझ में आ रहा था, कुशवाहा राजपूत, राजपूत कुशवाहा। लेकिन आरा में क्यों खेल हो गया, बक्सर में क्यों खेल हो गया, पाटलिपुत्रा में कैसे खेला हो गया, और जहानाबाद में कैसे खेल हो गया? हार तो गई पूर्णिया भी, जहां पर भाजपा का अपना जनाधार वाली पार्टी है। कटिहार में जनाधार है, भले वहां सांसद जदयू के थे, वो सीट हार गई। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पर बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि जो नेता बीजेपी में लीडिंग भूमिका में है, बड़ा चेहरा है, वे अपने जाति का वोट भी ट्रांसफर कराने की ताकत वर्तमान समय में नहीं रखते हैं। अनुज, एक बड़ा सवाल है कि क्या युवाओं को बीजेपी प्राथमिकता बिहार में नहीं दे रही है? क्योंकि चेहरे बहुत सारे युवा हैं, आपने मनीष कश्यप जी का भी नाम लिया, तो एक कई सारे चेहरे उभर के आए हैं, लेकिन वो वरीयता, वो अहमियत क्या पार्टी युवाओं को नहीं दे रही है? देखिए अहमियत देने की बात नहीं, हम सवाल अधूरा रह गया था, जवाब भी अधूरा रह गया था। मनीष कश्यप
का जो बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं से राष्ट्रवादी है, आरएसएस से जुड़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव के पहले मनीष कश्यप बीजेपी के पास आवेदन देने नहीं गए थे। मनीष कश्यप ने दमखम दिखाया चंपारण में, बेतिया में। अब बीजेपी को लगने लगा कि पवन सिंह से बड़ा हमारे लिए घातक मनीष कश्यप। देखिए मनीष कश्यप चुनाव लड़ते तो क्या क्या प्रभाव होता। महाराजगंज, अगर वहां पर भूमिहार गोलबंद हो जाते तो वहां पर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल नहीं जीतते। इसका असर मोतिहारी पर पड़ता, राधा मोहन सिंह को बड़ी परेशानी होती। बेतिया तो बीजेपी जीतती नहीं। बगल की सीट शिवहर जहां से लवली आनंद लड़ रही थी, इसका असर पड़ता सीतामढ़ी पर। और जो तमाम सीट थे वहां पर कई ऐसे चेहरे थे, अगर एक मंच पर मनीष कश्यप के साथ वो तमाम लोग आते तो बीजेपी का जो तादाद आप देख रहे हैं इसको बड़ा असर होता। लेकिन चुनाव के बाद देखिए क्या हुआ। मनीष कश्यप जो हैं उनको लेकर कई तरह के सवाल थे। अब मनीष कश्यप जाने, पार्टी जाने, क्या बात है। ऐसी चर्चा है कि मनीष कश्यप को चनपटिया से या किसी भूमिहार बहुल इलाके से बीजेपी चुनाव लड़वाएगी। अब मनीष कश्यप बीजेपी में है तो बीजेपी का आंतरिक मामला है। लेकिन कहने का यह मतलब है कि बीजेपी में कई ऐसे चेहरे हैं, भीड़ जुटाऊ हैं, लोकप्रिय हैं, तो बीजेपी को सोचना है। बीजेपी का इंटरनल मामला है। लेकिन बिहार विधानसभा 2025 में अगर ऐसे चेहरों को आगे नहीं करेगी तो फिर मोदी और आपको अमित शाह के सहारे चुनाव लड़ना पड़ेगा। और जो बैसाखी वाली आदत है, चाह कर भी बीजेपी जो है अपने वजूद को बचाने में, बिहार में संख्या होगी, विधायक जीतेंगे ये अलग बात है, लेकिन सीएम का फेस नहीं हो पाएगा। क्या अपने चेहरे पर बिहार में बीजेपी कभी चुनाव लड़ पाएगी? क्योंकि अभी तक पिछले 20 साल से कोई अपना चेहरा इनके पास तो है नहीं। देखिए क्यों नहीं लड़ पाएगी, इसके लिए जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको देखना पड़ेगा। उसको देखना पड़ेगा कि भाई देखिए जातीय समीकरण और लोकप्रियता में जो चेहरे आगे हैं, युवा हैं, वैसे चेहरों को जब आगे करेगी तो तमाम लोग, क्या होता है ना पॉलिटिकल पार्टी में, जो प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो तमाम पार्टी उसके पीछे खड़ी हो जाती है। जो सीएम का फेस बनेगा या पार्टी का बड़ा चेहरा बनेगा तो जाहिर सी बात है कि पार्टी पहले सर्वे कराती है। वो देखती है कि मनीष कश्यप का चेहरा बड़ा है, शहनवाज हुसैन का चेहरा बड़ा है, राजीव प्रताप रूढ़ी का चेहरा बड़ा है, गिरिराज सिंह का चेहरा बड़ा है, सम्राट चौधरी का चेहरा बड़ा है, विजय सिन्हा का चेहरा बड़ा है, रेणु देवी का चेहरा बड़ा है, प्रेम कुमार का चेहरा बड़ा है, नंदकिशोर यादव का चेहरा बड़ा है, या नित्यानंद राय का चेहरा बड़ा है। पार्टी का इंटरनल मामला है। लेकिन जो बिहार में स्थिति है, ऐसे में बीजेपी अगर अपना चेहरा पोस्टर पर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के बदले में बिहार का चेहरा चाहती है तो पार्टी को कड़ा निर्णय लेना होगा और वैसे नेताओं को आगे करना होगा जो वोट बैंक की राजनीति में एक बड़े वोट बैंक को पार्टी की तरफ डाइवर्ट कर सके। तो बिहार के चुनाव में आरएसएस का क्या रोल? देखिए आरएसएस जो है वो मदर संस्था है और आरएसएस की जो भूमिका खासकर बिहार में है वो ऐसी स्थिति में नहीं है जैसा महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में जिस भूमिका में आरएसएस है। आरएसएस का संगठन है बिहार में, लेकिन यहाँ पर आरएसएस निर्णायक भूमिका में नहीं है। आरएसएस यहाँ सीएम का चेहरा, डिप्टी सीएम का चेहरा तय नहीं करती है, पार्टी के नेता तय करते हैं। तो ऐसे में आरएसएस भी है लेकिन बिहार में वैसी भूमिका में नहीं है जो अन्य प्रदेशों में है। क्या बीजेपी के अंदर गुटबाजी चल रही है, इसके कारण अभी इस तरह का खेल हो रहा है? एक छोटा सा सवाल रहेगा इसमें इंक्लूड करूंगा मैं कि क्या जातिगत राजनीति के कारण कोई बड़ा चेहरा नहीं पनप पा रहा है, ऐसा लगता है आपको? देखिए जाहिर सी बात है कि जब पॉलिटिकल पार्टियां सत्ता में आती हैं तो जो उसके समर्पित कार्यकर्ता हैं वो पार्टियों से बहुत कुछ चाहते हैं। हम थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में पीछे लेकर चलेंगे। सीपी ठाकुर केंद्र में मंत्री थे, उनको हटाया गया। शत्रुघ्न सिन्हा पटना के सांसद थे, उनको बनाया गया और उनको वही डिपार्टमेंट दिया गया जिस डिपार्टमेंट से सीपी ठाकुर हटाए गए, यानी स्वास्थ्य मंत्रालय। खबर आई कि गुटखा माफियाओं ने इनका काम तमाम कर दिया और शत्रुघ्न सिन्हा जो हैं वो टीएमसी में है। अब बिहार की बात करें, रविशंकर प्रसाद बीजेपी के एक बड़े कद्दावर नेता, एक जाति है बिहार में कायस्थ, और कायस्थों में सबसे बड़े नेता हैं, उनको केंद्र के मंत्री पद से हटाया गया। फिर खबर आई कि यहाँ ऋतुराज सिन्हा लड़ेंगे, आरके सिन्हा के बेटा। हालांकि आरके सिन्हा को राज्यसभा भेजा गया था, लेकिन फिर आपको यहाँ कम बैक हो गया, रविशंकर प्रसाद आ गए। पटना की स्थिति देखिए, नितिन नवीन और अरुण सिन्हा, दो चेहरे हैं यहाँ पर। अब कई सारी बातें हैं कि पार्टी में कहीं ना कहीं जब एक गुट हावी होता है तो दूसरा गुट जो है कहीं ना कहीं कमजोर होता है। नित्यानंद राय जो है वो, उनका जो गुट है वो अलग है, सम्राट चौधरी का गुट अलग है, विजय सिन्हा का गुट अलग है। इसके अलावा भी पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, बीजेपी चूंकि एक ऐसी पार्टी है अन्य पार्टियों की तरह उसका आंतरिक लोकतंत्र काफी मजबूत है, तो बहुत सारी बातें सामने नहीं आती, लेकिन कई बार पीड़ा सामने आ जाती है जब बड़े नेताओं को, तारकिशोर प्रसाद जैसे नेताओं को एकदम साइड लाइन कर दिया जाता है।
पार्टी के कई बड़े नेता जो हैं पार्टी कार्यालय में आपको नहीं दिखते हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि बीजेपी में भी गुटबाजी होगी, उसका इंटरनल मामला है। तो बिहार बीजेपी में इस बार युवाओं का क्या रोल रहने वाला है? देखिए, युवाओं में तो हमने आपको पहले बताया कि बीजेपी ने मनीष कश्यप को जिस उत्साह से शामिल कराया, इसके पहले भी बीजेपी ने कई बड़े चेहरों को शामिल करवाया था। तो ऐसे में बीजेपी को निर्णय लेना है कि जब आपके पास लोकसभा में जो व्यक्ति आपके पार्टी का स्टार प्रचारक रहता है, जो आपको कम से कम 6 से 7 लोकसभा में बिहार में मजबूती प्रदान करता है, जो दिल्ली में कन्हैया कुमार के खिलाफ जाकर प्रचार करता है, जो खुलेआम जाकर झारखंड में दहाड़ता है, जहां पार्टी देती है। हम सिर्फ मनीष कश्यप की नहीं बात कर रहे हैं, उन तमाम नए चेहरों की बात कर रहे हैं जो स्टार प्रचारक के तौर पर हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी में एक बड़ा गुट है। और देखिए, यह भी कहना उतनी शोक्ति नहीं होगी कि जातीय समीकरण में वो जातीय नेता ज्यादा जातीयता से ग्रसित है, जिनको लगता है कि ऐसे चेहरे जब सामने आएंगे तो हमारे जात का एक बड़ा नेता आ जाएगा और ऐसे में हमारी पूछ घट जाएगी। लेकिन इसका एक बड़ा असर पार्टी के वोट बैंक पर होता है, समर्थकों पर होता है और उनमें गलत मैसेज जाता है। पार्टी में कोई भी युवा चेहरा आता है तो अब पहले की बात नहीं है कि आपको 25 साल 30 साल इंतजार करेगा, पार्टी के संगठन में काम करेगा। बीजेपी ने भी तो बड़ा उदाहरण दे दिया ना, बाहर से आए हुए नेताओं को, आधा दर्जन लोगों को एमएलसी बनाया, राज्यसभा भेजा, वैसे लोगों को जो 4 महीना पहले पार्टी में आए थे, अब हम नाम नहीं लेंगे उनका, लेकिन बीजेपी ने भी एक बड़ी शुरुआत की है। लेकिन बीजेपी ने दूसरी तरफ अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को भी समय समय पर आगे बढ़ाया है। तो अब ये देखना खास होगा कि 2025 में ये तमाम युवा चेहरा, जिसमें मनीष कश्यप की चर्चा इसलिए बार बार कर रहे हैं कि मनीष कश्यप जब बीजेपी में शामिल हुए तो पटना में नहीं शामिल हुए, आपने भी देखा होगा, सीधे दिल्ली में केंद्रीय कार्यालय में। मनीष कश्यप किसके साथ नजर आए? अमित शाह, प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा। अब बीजेपी में इससे बड़ा चेहरा नहीं होता है, तो फिर सवाल क्यों? बिहार में बीजेपी को यह सोचना है कि जब उसके पास अमोघ अस्त्र है, उसके पास ब्रह्मास्त्र है, तो फिर वो तीर धनुष का खेल क्यों खेल रहा है? मनीष कश्यप ने जब से बीजेपी ज्वाइन किया उसके बाद 5 जगह विधानसभा चुनाव हुए। उन्होंने दिखाया कि महाराष्ट्र हो, जम्मू कश्मीर हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, झारखंड हो, पूरी तरीके से एक्टिव रहे वहां। लेकिन बिहार में वो उस तरह से एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। क्या उनको बीजेपी उस तरीके से उपयोग नहीं कर पा रही? देखिए, सवाल आपका काफी बढ़िया सवाल है और पहले यह जानना जरूरी है कि मनीष कश्यप का बैकग्राउंड क्या है, क्यों बीजेपी ने उनको तरहत्थी पर, बिहार में कहा जाता है कि बाकी लोगों को जैसे तैसे लाया जाता है, उनको तरहत्थी पर रखकर सीधे केंद्रीय कार्यालय में बुलाया गया। आज का युग डिजिटल का युग है। मनीष कश्यप के पास बिहार में सबसे ज्यादा फॉलोअर है। एक धारा बदलने की ताकत मनीष कश्यप रखते हैं। आज अखबार टेलीविजन जो बातें कहते हैं आप तक पहुंचते पहुंचते पहुंचेगी और लोगों का एक बड़ा विश्वास है मनीष कश्यप पर कि किसी भी करप्शन के खिलाफ, व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर मनीष कश्यप वीडियो बना दे तो बिहार में एक बड़ी आबादी है जिसको लगता है, जो कोई जाति की नहीं है, जो न यादव है, राजपूत है, न मुसलमान है, वो गरीब है, मजदूर है, एकदम निम्न तबके का आदमी है और वो वोटर है, वो वोट देता है इस आशा में कि उसको 5 किलो अनाज मिलेगा, उसको इंदिरा आवास मिल जाएगा, उसको इस बात का आशा है कि उसका दुख दर्द दूर हो जाएगा। तो बीजेपी को जिस हिसाब से मनीष कश्यप को यूज करना था वो यूज नहीं कर पा रही है। अब क्यों नहीं कर पा रही है ये तो बीजेपी के बड़े नेता जाने। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा दिल्ली में कि 1 लाख युवाओं को बीजेपी जो है सक्रिय राजनीति में लाएगी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बिहार में जो नेता हैं जिनको लगता है कि बीजेपी को और मजबूत होना चाहिए, या दिल्ली में जो नेता बैठे हुए हैं उनको मनीष कश्यप के बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि मनीष कश्यप लगातार पार्टी के कार्यक्रमों में नजर आते हैं। दिल्ली में अभी हालिया चुनाव था, जिन क्षेत्रों में गए वहां बीजेपी चुनाव जीती। झारखंड में जिस तरह से उन्होंने कई सारे अहम मुद्दों को उठाया, इसके पहले आपने देखा कि महाराष्ट्र में गए, आपको जम्मू कश्मीर में गए और लोकसभा चुनाव में जलवा था। तो चूंकि बिहार मनीष कश्यप की जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, तो ऐसे में बीजेपी को मनीष कश्यप का यूज करना चाहिए। अब किस रूप में बीजेपी करेगी यह बीजेपी का अपना मामला है, इस पर अभी कोई तत्कालिक टिप्पणी नहीं की जा सकती है, क्योंकि संगठन में बिहार में जब मनीष कश्यप ज्वाइन किए 2024 में, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, नई कमेटी नहीं बनी है और चुनावी साल है, तो बीजेपी काफी फूक फूक कर कदम रख रही है। अब मनीष कश्यप को संगठन में लाकर तब विधानसभा का चुनाव लड़वाया जाएगा, स्टार प्रचारक बनाया जाएगा, कहां से पार्टी टिकट देगी यह बीजेपी का इंटरनल मामला है। लेकिन बीजेपी के पास मनीष कश्यप जैसा एक बड़ा डिजिटल चेहरा है जो बिहार में बीजेपी के वोट बैंक को का ग्राफ बढ़ा सकता है, जिसका एक बड़ा प्रभाव
चुनाव है और जिसकी बातों पर सुधांशु जी लोगों को विश्वास है। और ये वोट बैंक किसी जात का नहीं, हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि आप सोशल मीडिया को उलट कर देख लीजिए, सबसे ज्यादा लोगों को मनीष कश्यप पर विश्वास है और ये चेहरा बीजेपी के पास है। बड़ी लोकप्रियता है बिहार में मनीष कश्यप का, लेकिन फिर भी बीजेपी सही तरह से उपयोग कर क्यों नहीं पा रही है? अब देखिए, ये तो बीजेपी का मामला है ना, बीजेपी का इंटरनल मामला है। इसमें एक पत्रकार के तौर पर यही लगता है कि सही समय पर बीजेपी सही निर्णय लेगी, या पार्टी के जो प्रदेश स्तर के नेता हैं उनको लगता है कि मनीष कश्यप के आ जाने के बाद कई सारे लोगों का राजनीतिक वजूद पर खतरा हो जाएगा। अब ये इंटरनल मामला है, ना तो मनीष कश्यप ने इस तरह की कभी कोई बात कही है, न पार्टी का कोई वरीय नेता कह रहा है। लेकिन बिहार में विधानसभा का चुनाव है, मनीष कश्यप के वीडियो आप देख लीजिए। बिहार में जन समस्याओं को लेकर जो सवाल मनीष कश्यप उठाते थे वही सवाल अब बीजेपी उठा रही है, वही सवाल जदयू उठा रही है। और लोग पलायन की बात कर रहे हैं, बिहार में रोजगार की बात कर रहे हैं, पुल पुलिया की बात कर रहे हैं, करप्शन की बात कर रहे हैं, बिहार में बेहतर कॉलेज की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों की बात कर रहे हैं, बिहार में भ्रष्ट अफसरशाही की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी के पास एक बड़ा चेहरा है और जाहिर सी बात है कि चुनाव है तो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जरूर इस बात पर सोचेगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनूप नारायण सिंह थे और उनसे हमने बात की बड़े चेहरे को लेकर, यानी बीजेपी में बड़े चेहरे को लेकर। इनका सीधे तौर पे कहना था कि बीजेपी को युवा चेहरे पर जोर देने की जरूरत है, वरना 20 साल नहीं अगले 30 साल तक आपको बैसाखी के सहारे ही चलना होगा। बाकी तमाम ऐसे खबरों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक्स।